धन्यवाद। श्री अशोकराव शंकरराव चौहान। सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर मुझे यहां पर बोलने का आपने मौका दिया। सभापति महोदय, संविधान के लोकार्पण के 75 वर्षगांठ पर तथा भारतीय गणतंत्र के 75 वर्ष की यात्रा के लिए सबसे पहले सभी देशवासियों को बधाई देनी चाहिए। और साथ ही साथ ये संयोग भी है, एक तरफ संविधान के लोकार्पण की 75वीं वर्षगांठ और साथ ही साथ ये संयोग देखिए कि देश की धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का भी महान पर्व महाकुंभ की इसी समय में हो रहा है। सभी यहाँ पर सभागृह में हमारी चर्चा दोनों तरफ से हुई, की आलोचना भी हुई। जो लोग हमारे वहाँ पर जिनका स्टैम्पीड में निधन हो गया उसके बारे में सभी को गहरा दुख है, किसी को इस बात में शक नहीं है। पर आप देखो कि ऐसे इस महाकुंभ में दोनों तरफ के सदस्य वहाँ गए, वहाँ पर स्नान किया और आप लोग महसूस कर रहे हैं कि वहाँ जाने के बाद में वहाँ के ये इंसिडेंट्स एक को 2 मिनट के लिए बाजू में रखा जाए तो कुल मिलाकर वहाँ की अरेंजमेंट्स के बारे में प्राइवेटली सभी अच्छी बात करते हैं कि अच्छा अरेंजमेंट्स किया गया है। जिनका निधन हुआ उसके बारे में सभी को शोक है, बहुत दुख है, पर ओवरऑल कुल मिलाकर पूरे देशवासी और बाहर विदेशों से भी लोग आकर इस कुंभ में हिस्सा ले रहे हैं। सभापति महोदय, मैं राष्ट्रपति जी का आभारी हूँ कि पिछले 10 सालों में देश में जो प्रगति हुई है उसकी पूरी तस्वीर उन्होंने इस सदन में रखी है, पूरे दोनों सदन में रखी है। और साथ ही साथ जो अगला हमारा अचीवमेंट करना है, जो भी सरकार ने तय किया है, उसका रोड मैप भी हमारे सामने इस सरकार ने रखा है। मतलब ये कि सिर्फ घोषणाएं हैं या सिर्फ कहने वाली बातें नहीं है, एक डेफिनेट टाइम फ्रेम देकर इन सभी चीज़ों का अमल करने के बारे में सरकार ने एक रोड मैप लोगों के सामने रखा है। और लोगों को पूरा भरोसा है कि जिस तेज़ी से पिछले 10 साल में काम हुआ है उससे दुगना तेज़ी से आने वाले 5 सालों में देश के सभी अंगों को इसमें सहभागी किया जाएगा और तेज़ी से ये सब काम होने की संभावना है। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो डीबीटी के द्वारा लाभार्थियों को सीधा जो लाभ मिलता है वो पहुंचाने की बात हो, सामाजिक न्याय की योजनाएं हो, देश की रक्षा का क्षेत्र हो, आंतरिक कार्यक्रम हो, हर जगह 3 गुना तेजी से काम होने के बारे में सरकार ने एक निश्चित तौर पर गवर्नेंस का और फॉलोअप करने का एक तरीका अपनाया है, जिसके वजह से आज पूरे देश में निश्चित तौर पर एक प्रशंसा और बड़े अपेक्षा है ये शासन निश्चित तौर पर उसको अमल में लाएगी। शासन ने रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म, ये तीनों चीज़ों का जो जिक्र किया है वो सिर्फ कहने वाली बात नहीं, संकल्प तेजी से और गति से पूरा करने का उद्देश्य इसके पीछे है। सभापति महोदय, केंद्र सरकार ने समाज के सभी अंगों को इसमें शामिल किया है। ये नहीं कि किसी एक और सरकार जा रही है, सामाजिक तौर पर जितने भी हमारी जनजातियां हैं, हमारे पिछड़े वर्ग है, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें हो, हमारी एयर कनेक्टिविटी हो, एग्रीकल्चर हो, सभी क्षेत्रों के लिए निश्चित तौर पर एक रोड मैप तय किया है। और इसीलिए हम आज प्रधानमंत्री के आभारी है कि एक सबसे महत्वपूर्ण योजना जो है, वैसे सभी महत्वपूर्ण योजनाएं का जिक्र है, पर खास करके हमारे पास में जो प्रधानमंत्री आवास योजना की जो बात कही गई है, तो आम आदमी के लिए, गरीब तबके के लिए एक बहुत बड़ी दिलासा देने वाली बात है। शुरुआत तो पहले हुई, उसका अचीवमेंट भी अच्छा है, पर आज 3 करोड़ अतिरिक्त परिवारों को इसमें नए घर देने की बात जो कही है, इससे बहुत बड़े पैमाने पे लोगों में एक राहत मिली है। और आप देखेंगे कि पूरे देश भर में वेटिंग लिस्ट अगर उसकी पुरानी देखेंगे हम, तो वेटिंग लिस्ट इतनी बड़ी है कि हर गांव में हार्डली 1 आध 2 या 3 घर आते हैं। वहाँ वेटिंग लिस्ट 100 200 लोगों की मांग रहती है, 2 या 3 घर आते हैं साल में। और आज इसके वजह से जो 3 करोड़ अतिरिक्त परिवारों को जो मदद करने की भूमिका है, इससे वेटिंग लिस्ट पूरी खत्म हो जाएगी और पूरे देश भर में इसका अमल होगा। पर मैं खास तौर पे सरकार से अनुरोध करूंगा, ये हमारी जो सर्वे हुआ है
वो 2017 का सर्वे है और उससे ये हो रहा है कि कई फैमिलीज है छूट गई है जिसको इस स्कीम का लाभ उठाने में आज कठिनाई हो रही है। मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करूंगा कि इसका सर्वे दोबारा किया जाए ताकि जो परिवार छूट रहे हैं, कि हमने बड़े पैमाने पे आज ये राशि दी है इसके लिए, और ये सब पैसा देने के बावजूद अगर कुछ परिवार छूट जाते हैं, मैं समझता हूं तो ये अन्याय होगा उन पर, और इसके लिए दोबारा सर्वे कुछ हद तक करना चाहिए ताकि छूटे हुए परिवारों को उसमें शामिल किया जाए। सभापति महोदय, आपने ये भी देखा है कि प्रधानमंत्री जी ने गरीब परिवारों को स्वामित्व योजना के तहत प्रॉपर्टी कार्ड जो देने का फैसला किया है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अहम है। पूरे वैसे शहरों में तो प्रॉपर्टी कार्ड, पीआर कार्ड मिलते हैं, उसकी डिटेल्स मिल जाती हैं, पर देहातों में हमारे गांवों में जो प्रॉपर्टीज़ है उसकी कुल मिला के उसकी जो सीमांकन है, उसकी मतलब क्या है, किसकी ओनरशिप क्या है, सालों साल ये झगड़े कोर्टों में चलते रहते, अपील्स का सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट चलता रहता है, और गरीब आदमी को अपनी प्रॉपर्टी का हक जो उसका है वो उसको मिल नहीं पाता है। इसीलिए ये जो स्वामित्व का जो फैसला किया है उससे ड्रोन के जरिए सर्वे करके उसकी प्रॉपर्टी का पूरा, उसकी जो ओनरशिप है वो डिफाइन की जाती है, उसकी प्रॉपर्टी की इम्पोर्टेंस उतनी है जो है, उसका वैल्यूएशन तय किया जाता है, उसकी ओनरशिप तय हो जाती है। तो इससे आम आदमी को लोन भी लेना है प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, वो भी लेने में बड़ी आसानी होती है। तो मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री का खास करके इसके लिए बधाई देनी चाहिए कि ये स्वामित्व योजना पूरे देश भर में अमल हो रहा है, और अभी तक मैं समझता हूँ तकरीबन 2.25 करोड़ प्रॉपर्टीज़ का प्रॉपर्टी कार्ड जारी किया गया है। सभापति महोदय, आज जिन चीज़ों का जिक्र होना ज़रूरी है, आदिवासी क्षेत्र में खास करके हमारे वन क्षेत्र जो है, जहाँ पर आदिवासी हमारे कई सालों साल खेती करते आ रहे हैं, वन जमीन जो है, फॉरेस्ट लैंड जो है, उनके कब्जे में 50 साल से भी ज़्यादा है। वहाँ पर वो रहते हैं, वहाँ पर वो खेती करते हैं, 50 साल से भी ज़्यादा उनका वास्तव्य उसके ऊपर है। मैं सरकार से अनुरोध करूँगा कि आदिवासी समाज के इन लोगों का उसकी ओनरशिप की जो फैसला है, पट्टे हम लैंड कर सकते हैं, लैंड ओनरशिप, तो उसकी भी एक बड़े पैमाने पे एक पूरा एक मूवमेंट लेनी चाहिए कि जहाँ पर लोग ऐसे ज़मीन पे, खास करके आदिवासी क्षेत्र के जो लोग हैं जो ज़मीन पर खेती कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 40-50 साल से भी ज़्यादा कर रहे हैं, उनकी ओनरशिप उसमें तय करके अगर उनको दिया जाता है तो बहुत सालों की समस्या है, क्योंकि हर उसको 2-3 साल में कोई ना कोई नोटिस आ जाता है, निष्कासित करने की बात की जाती है, तो ये बड़ा गरीब आदमी के लिए बड़ी परेशानी की बात होती है। और इसीलिए मैं खास करके कहूँगा इसको ध्यान देने की आवश्यकता, ये मेरा सुझाव सरकार को है। सभापति महोदय, ये साल हमारा यूएन का इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट है। पूरे विश्व भर में इंटरनेशनल जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है उसका ये 100 साल उसको पूरे होने जा रहे हैं। तो ऐसे वक्त में हमारी कोऑपरेटिव मूवमेंट के लिए भी बहुत अच्छे कदम उठाए गए हैं, काफ़ी लिबरल धोरण अपनाया गया है, और इसीलिए सरकार इस क्षेत्र में भी अब कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट अलग केंद्र में भी बन गया है, और उसकी वजह से काफ़ी राहत मिल रही है कोऑपरेटिव सेक्टर में, जिसके वजह से देश में लोगों की हिस्से का, लोगों की मालिकियत का एक कोऑपरेटिव सेक्टर में एक बड़े पैमाने पर हमारे पास सक्सेस स्टोरीज काफ़ी है। अमूल जैसी आज डेयरी जो है वो भी एक कोऑपरेटिव सेक्टर की डेयरी है, किसी की प्राइवेट नहीं है वो। तो सवाल ये है कि कोऑपरेटिव सेक्टर को इम्पोर्टेंस जो दिया गया है प्रधानमंत्री द्वारा वो भी प्रशंसनीय है, और जिसके वजह से निश्चित तौर पर अच्छा फ़ायदा इसके तहत सभापति महोदय होने वाला है। दूसरी बात, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जो मैंने बात शुरू में कही कि पिछले 10 सालों में से आज 5 गुना ज़्यादा काम इस क्षेत्र में हो रहा है, चाहे वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का हो। बजट लगभग 2 लाख करोड़ रुपए था, जो अब 11 लाख करोड़ करके अधिक से राशि इसको दी जा रही है। हम जब एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कुछ बिजनेस डालने के लिए यहाँ प्रोत्साहित करते हैं, तो स्वाभाविक है कि जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर देश में ठीक नहीं होता है तो तब तक इन्वेस्टमेंट आना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आज पूरे देश भर में आप देखोगे हाईवेज, नेशनल हाईवेज, इतने बड़े पैमाने पे आज कनेक्टिविटी हो गई है। हमारी ट्रेन्स का भी इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी निश्चित तौर पर बढ़ा हुआ है, जिसके वजह से पूरे देश में कनेक्टिविटी बढ़ गई है, पूरे देश में इन्वेस्टमेंट आने के लिए एक अच्छी माहौल बन गया है। और दावोस में भी जो हमारे अलग अलग स्टेट्स के लोग वहाँ पर जाकर आए, उन्होंने भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट देश में लाने के लिए सभापति महोदय उन्होंने काफ़ी उसमें फ़ायदा हुआ है। पर मैं खासकर पर रेल मंत्री जी का ध्यान इसमें आकर्षित करना चाहूँगा। जो देश के जो पिछड़े हुए इलाके हैं
वहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट एक लॉब साइडेड इन्वेस्टमेंट की जो हमें चित्र दिखाई देता है कि बड़े शहरों में जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा वहाँ आता है, वहाँ इन्वेस्टमेंट आती है, अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है। पर जहाँ पर बैकवर्ड एरियाज है, जैसे महाराष्ट्र के मराठवाड़ा एरिया की मैं अगर बात कहूँगा, तो वहाँ पर हमारी सबकी अपेक्षा है कि वहाँ पर भी बड़े पैमाने पे इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, और आना है तो हाईवेज का वहाँ पर भी नेटवर्क बना है और बढ़ाना चाहिए। और ख़ास करके अमृत भारत एक्सप्रेस हो, वंदे भारत एक्सप्रेस हो, या फिर हमारी सुपरफास्ट एक्सप्रेसेस हो, जितनी भी ये नई फास्ट ट्रेन्स हमारी हम लोग इंट्रोड्यूस की है, वो महाराष्ट्र के पिछड़े हुए इलाके में अगर लाते हैं तो उसका फ़ायदा निश्चित तौर पर बड़े पैमाने पे होने वाला है। यहाँ पर कई हमारे साथियों ने एयरपोर्ट के शुभारंभ पर यहाँ पर बधाई सरकार को दी है, और ख़ास करके उड़ान के तहत जो भी इस देश में एयरपोर्ट्स भी ऑपरेशनल होने जा रहे हैं, मैं समझता हूँ इस साल 80 तकरीबन एयरपोर्ट्स में उड़ान की फ़्लाइट्स टारगेट अचीव किया गया है, और उससे ज़्यादा भी एयरपोर्ट्स ऑपरेटिव किए गए हैं। और एक बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए कि जहाँ पर हमने उड़ानों की फ़्लाइट्स शुरू की है, उसको उस स्टेट की कैपिटल से जोड़ना बहुत ज़रूरी है। ये कम हो रहा है, बड़े शहरों में इनकमिंग फ़्लाइट्स को जगह नहीं दी जा रही है, क्योंकि बड़े ऑपरेटर्स, एयरपोर्ट ऑपरेटर्स को मुनाफा नहीं होता है, पैसे नहीं मिलते हैं उड़ान के ज़रिए, और इसीलिए वहाँ पर वो डिस्करेज करना चाहते हैं। मेरी सरकार से गुजारिश है, हमने वो काफ़ी चीज़ों को उठाया, हमारी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में उठाया, सिविल एविएशन के भी द्वारा भी उठाई है। हमारा यही कहना है कि ये सब अपने शहर देहातों से या डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस से जितनी हमारी उड़ान के तहत जो हमारी फ़्लाइट्स आ रही है, उसके स्टेट कैपिटल को जोड़ने का, जैसे महाराष्ट्र में मुंबई में भी नया एयरपोर्ट बन रहा है, वो शायद अप्रैल में या मई में ऑपरेशन हो जाएगा। पर हमारा ये कहना है कि पुराने जो एयरपोर्ट्स है T1, T2, जो हमारा पुराना एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें उड़ान की फ़्लाइट्स को महाराष्ट्र के अन्य ज़िलों से जोड़ेंगे तो मैं समझता हूँ कई ज़िलों को उसमें जोड़ा जाएगा, और स्टेट कैपिटल जो मुंबई हमारा है, उस मुंबई में आने के लिए सुविधा मिलेगी। इसके लिए सरकार को ध्यान देना ज़रूरी है। पर ये जो प्रधानमंत्री के जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, उड़े देश का आम आदमी, वो भी कम खर्चे में, कम से कम फेयर में, तो ये आज सक्सेसफुल स्टोरी है, सक्सेस स्टोरी है सरकार की। और मैं समझता हूँ ये स्कीम कामयाब हो रही है, तो इसको थोड़ा और सुधार करके इस पॉलिसीज़ में कुछ अगर बदलाव आते हैं, तो मैं समझता हूँ नेशनल हाईवेज हो गई, स्पीड ट्रेन्स हो गई, और उड़ान के तहत कनेक्टिविटी बढ़ती है, तो पूरे देश की कनेक्टिविटी स्टेट कैपिटल से हो जाएगी, और निश्चित तौर पर डेवलपमेंट में उसका बहुत फ़ायदा होगा। उसमें लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए कई नई अपॉर्चुनिटीज़, और लोगों के लिए निश्चित तौर पर इसका आने वाले समय में फ़ायदा हो सकता है। मैं प्रधानमंत्री जी को खास पर अंतरिक्ष क्षेत्र की उपलब्धियों के लिए बधाई देना चाहूँगा। हर भारतवासी का सपना है कि भारत में निर्मित गगनयान में एक भारतीय नागरिक अंतरिक्ष में भारत के बनाए हुए स्पेस स्टेशन तक यात्रा करें। ये सबका ये लोगों के दिमाग में ये बात है कि हम जो भी इतने हमारा रिसर्च कर रहे हैं, तो आने वाले समय में मुझे यकीन है कि भारतवासियों का ये सपना आने वाले निकट समय में निश्चित हकीकत बनकर रह जाएगा। और स्पेस में हमारा जो आज हमारा जो इन्वॉल्वमेंट हो रहा है या इन्वेस्टमेंट हो रही है, वो निश्चित तौर पर हमारे खुद के एस्ट्रोनॉट्स भी उसमें शामिल होकर वो बाहर गुजार सकते हैं। सभापति महोदय, इस वर्ष में हम पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मना रहे हैं। तो उन्होंने इस देश को यूनाइट करने के लिए एक बड़ा योगदान दिया था, हम उनके योगदान को कभी भूल नहीं सकते। सभागृह पूरे दोनों तरफ से उनकी बड़ी सराहना करता है, उनकी जो योगदान है वो देश कभी भूल नहीं सकता, ये निश्चित तौर पर। और ख़ास करके हम प्रधानमंत्री जी को जो बात उन्होंने कही है, जन विश्वास और जन भागीदारी के साथ, यूनिटी के साथ ऐतिहासिक योगदान जो हम दे रहे हैं, वो सरदार पटेल जी को एक सच्ची हमारी आदरांजलि रहेगी, ये मैं निश्चित तौर पर कहना चाहूँगा। तो विकसित भारत के पथ पर हम आगे बढ़ रहे हैं। अगली पीढ़ी निश्चित तौर पर विकसित, सशक्त, समर्थ और समृद्ध भारत की